नमस्कार विद्यार्थियों, श्री श्याम कॉलेज की ऑनलाइन क्लासेज में आपका स्वागत है। इस क्लास में हम बीए बीएड थर्ड ईयर के लिए विश्व का प्रादेशिक भूगोल पढ़ रहे हैं। विश्व के प्रादेशिक भूगोल में यह 28वां भाग है और विश्व के प्रादेशिक भूगोल में हम पढ़ रहे हैं एशिया महाद्वीप की प्राकृतिक वनस्पति के बारे में। एशिया महाद्वीप की प्राकृतिक वनस्पति में हमने एशिया महाद्वीप के वनों के बारे में पढ़ा था। अब वनों के बाद में जो क्षेत्र आते हैं उनके बारे में हम पढ़ेंगे। जैसे अगला जो प्रकार है वह है घास के मैदान। प्राकृतिक वनस्पति में अगला जो टॉपिक है वह है घास के मैदान। पहला था वन और अब है दूसरा घास के मैदान। तो घास के मैदान जैसा कि हम जानते हैं, जहाँ पर भूमध्य रेखा के दोनों ओर जहाँ पर वर्षा कम होती है, भूमध्य रेखा के दोनों ओर जिन क्षेत्रों में कम वर्षा होती है यानी आर्द्रता कम पाई जाती है, भूमध्य रेखा के दोनों ओर के क्षेत्र यानी उत्तरी गोलार्ध में और दक्षिणी गोलार्ध में जिन क्षेत्रों में वर्षा कम होती है, आर्द्रता कम पाई जाती है, वहां पर क्या है, वृक्षों का विकास नहीं हो पाता है, वनों का विकास उन क्षेत्रों में नहीं हो पाता है। तो जिन क्षेत्रों में वनों का विकास नहीं हो पाता वहां पर क्या बनते हैं, वहां पर बनती हैं घास प्रदेश, यानी घास प्रदेशों का विकास उस क्षेत्र में होता है। अब घास प्रदेशों का विकास जिन क्षेत्रों में होता है तो वहाँ पर क्या है, छोटी छोटी घासें हैं वो बढ़ती रहती हैं। अब इसमें जो पहला क्षेत्र आता है जो कि मध्य रेखा से चलने के बाद अगर हम देखें तो उष्णकटिबंधीय क्षेत्र में आता है। उष्णकटिबंधीय क्षेत्र में जो घास के मैदान है उसका विकास अफ्रीका महाद्वीप में ज़्यादा देखने को मिलता है, यानी एशिया महाद्वीप में जो घास के मैदान हैं उष्णकटिबंधीय उनका विकास कम हुआ है, यानी उष्णकटिबंधीय घास के मैदान एशिया महाद्वीप में विकसित नहीं हुए हैं। उष्णकटिबंधीय घास के मैदान एशिया में विकसित नहीं। तो एशिया में उष्णकटिबंधीय घास के मैदानों का विकास नहीं हुआ है, यानी उष्णकटिबंध में अगर हम घास के मैदानों की बात करें तो यहाँ पर नहीं हुआ है विकास। तो यहाँ पर किस प्रकार की जो घास के मैदान पाए जाते हैं, यहाँ पर शीतोष्णकटिबंधीय घास के मैदान पाए जाते हैं। एशिया में शीतोष्णकटिबंधीय तो एशिया महाद्वीप में शीतोष्णकटिबंधीय घास के मैदान पाए जाते हैं, यानी शीतोष्णकटिबंधीय घास के मैदान पाए जाते हैं। तो ये जो घास के मैदान हैं इनका विकास जो है वो 45 से 60 डिग्री अक्षांशों के मध्य हुआ है। 45 से 60 डिग्री अक्षांशों के मध्य। तो 45 से 60 डिग्री अक्षांशों के मध्य जो घास प्रदेश पाए जाते हैं वो कौन से घास के प्रदेश कहलाते हैं, वो कहलाते हैं शीतोष्णकटिबंधीय घास के मैदान। तो अब इनका अगर हम विस्तार की बात करें तो ये मध्य साइबेरिया जो है उसका जो मध्यवर्ती समतल भूभाग है उसमें ये पूर्व से पश्चिम फैली हुई एक पेटी के रूप में पाए जाते हैं, यानी मध्य साइबेरिया वाले भाग में पूर्व से पश्चिम की ओर फैली हुई एक पेटी के रूप में इनका विस्तार देखने को मिलता है शीतोष्णकटिबंधीय घास के मैदानों का। और ये पेटी क्या है, पश्चिम में कैस्पियन सागर से प्रारंभ होती है, यानी कैस्पियन सागर वाले क्षेत्र से प्रारंभ होकर के पूर्व में बेकाल झील तक ये फैली हुई है। मध्यवर्ती साइबेरिया में विस्तार है इनका पूर्व से पश्चिम या पश्चिम से पूर्व, ये क्या है, एक
पेटी में फैले हुए हैं। अगर हम क्षेत्र की बात करें तो जैसा मैंने अभी आपको बताया कि इनका विस्तार क्या है, कैस्पियन सागर से लेकर, यानी कैस्पियन सागर का जो उत्तरी भाग है, ये कैस्पियन सागर और इसका उत्तरी भाग है, यहाँ से ये प्रारंभ होते हैं और बेकाल झील तक ये चले जाते हैं। कैस्पियन सागर के उत्तरी भाग से बेकाल झील तक। उत्तरी भाग से बेकाल झील जो है वहाँ तक इनका विकास है वो पाया जाता है, इनका विस्तार है वो पाया जाता है मध्य अक्षांशों में। अब इन घास के मैदानों में कि अगर हम क्षेत्रीय बात यानी मुख्यतः इनका विस्तार कौन से देशों में पाया जाता है, तो कजाकिस्तान तथा किर्गिस्तान जो है उनमें इनका विस्तार पाया जाता है। कजाकिस्तान और किर्गिस्तान, ये जो क्षेत्र हैं इन प्रदेशों में इन घासों प्रदेश का विस्तार पाया जाता है। तो यहाँ पर क्या है, वर्षा इतनी कम होती है कि यहाँ पर जो पेड़ पौधे हैं उनका विकास नहीं हो पाता है। पेड़ पौधों की बजाय यहाँ पर क्या पाई जाती हैं, लंबी जो घासें हैं उनका विस्तार होता है। तो यहाँ पर जो वृक्षों का विकास नहीं होने के कारण यहाँ पर जो पाए जाते हैं वो घासों का विकास हुआ। ये कैसी कोमल घासें होती हैं, गुच्छेदार घासें ये होती हैं। अब ये मैदान अगर हम देखें लघु रूप से जो मैदान है वो मंचूरिया और मंगोलिया का जो मरुस्थलीय प्रदेश जो है, अर्ध मरुस्थलीय प्रदेश मंचूरिया और मंगोलिया का है, उन क्षेत्रों में भी इसका विकास हुआ है। मंचूरिया और मंगोलिया के अर्ध मरुस्थलीय प्रदेश में भी ये घासें पाई जाती हैं, यानी गुच्छेदार कोमल जो मुलायम घासें हैं जो कि पशुओं के लिए अत्यधिक पौष्टिक होती हैं, उन घासों का यहाँ पर विकास हुआ है। इस प्रदेश में वो घासें पाई जाती हैं। अब जो इस भाग में क्या है, तेज़ गर्मी पड़ती है और शीत ऋतु भी कठोर सर्दी पड़ती है। वर्षा होती है कम, इसलिए यहाँ पर बहुत हल्की मिट्टी पाई जाती है। उस मिट्टी में क्या है, वृक्षों का विकास नहीं हो पाता है। तेज़ गर्मी और तेज़ सर्दी के कारण यहाँ पर मिट्टी कैसी पाई जाती है, हल्की, जिसमें पेड़ पौधों का विकास नहीं हो पाता, जिसके कारण यहाँ पर छोटी कोमल जो घासें हैं उनका विकास होता है। अब इस घास प्रदेश को यानी शीतोष्ण कटिबंधीय जो घास प्रदेश है उसको एशिया में कहा जाता है स्टेपी। यानी ये जो प्रदेश है ये कौन से घास का प्रदेश कहलाता है, ये स्टेपी घास का प्रदेश कहलाता है। एशिया में जो शीतोष्ण कटिबंधीय घास के प्रदेश होते हैं उनको स्टेपी कहा जाता है। इसी प्रकार के जो घास हैं वो पाए जाते हैं उत्तरी अमेरिका की अगर हम बात करें तो वहाँ पर भी इस प्रकार का घास प्रदेश पाया जाता है। उत्तरी अमेरिका में इस घास प्रदेश को किस नाम से जाना जाता है, प्रेरी के नाम से जाना जाता है। उत्तरी अमेरिका, उत्तरी अमेरिका में इस घास प्रदेश को किस नाम से जाना जाता है, प्रेरी के नाम से जाना जाता है। और एशिया में इसको किस नाम से जाना जाता है, स्टेपी के नाम से इस घास प्रदेश को जाना जाता है। अब इस प्रदेश में क्या है, जो सामान्यतः घासें होती हैं वो छोटी, कोमल तथा सामान्यतः घास कैसी होती हैं, छोटी तथा कोमल, और पशुओं के लिए कैसी होती हैं, ये पौष्टिक घासें ये होती हैं। यानी पौष्टिक होती हैं, छोटी कोमल घासें होती हैं जो पशुओं के लिए उपयोगी होती हैं। इन घास की लंबाई जो की अगर हम बात करें तो कई क्षेत्रों में इनकी लंबाई बहुत ही कम देखने को मिलती है और कई क्षेत्रों में ये घासें लंबी भी होती हैं। तो इनकी लंबाई है वो किस पर, आर्द्रता पर निर्भर करती है। यानी जहाँ पर आर्द्रता इनको ज़्यादा मिल गई वहाँ पर इनकी लंबाई क्या हो जाती है, ज़्यादा हो जाती है। यानी आर्द्रता के ऊपर इनकी लंबाई निर्भर करती है। जहाँ पर आर्द्रता कम है वहाँ पर लंबाई कम हो जाती है और जहाँ पर आर्द्रता ज़्यादा है वहाँ पर लंबाई इनकी ज़्यादा हो जाती है। इसके अलावा मिट्टी की उर्वरता के द्वारा भी निर्धारित होती है। यानी मिट्टियाँ जहाँ पर ज़्यादा उर्वर पाई जाती हैं वहाँ पर इन घासों की लंबाई ज़्यादा होगी, और जहाँ पर मिट्टियों में उपजाऊपन कम है उन क्षेत्रों में ये जो घासें हैं इनकी जो लंबाई है वो क्या पाई जाती है, कम पाई जाती है। मिट्टी उपजाऊ कम होगी तो लंबाई भी कम होगी, और मिट्टी का उपजाऊपन ज़्यादा होगा तो लंबाई भी ज़्यादा हो जाएगी। अब इसमें
ये जो क्षेत्र है इसमें मुख्यतः जो कार्य किया जाता है ये यानी उत्तम पशुचारण के मैदान, इनको हम कह सकते हैं उत्तम पशुचारण मैदान है। ये पशुचारण के लिए प्रसिद्ध क्षेत्र रहे हैं, उत्तम पशुचारण क्षेत्र, क्योंकि यहाँ पर पौष्टिक घास पाई जाती है, इसके लिए क्या पशुचारण के लिए ये उत्तम होते हैं। अब इन क्षेत्रों में बहुत सारे जो जीव जंतु हैं वो पाए जाते हैं, जैसे घोड़े हैं, हिरण है, बकरी है, गाय है, नील गाय हैं। ये जो पशु हैं यानी घोड़े, बकरी, गाय, नील गाय और ये जो पशु हैं हिरण वगैरह इसमें ज़्यादा पाए जाते हैं। लेकिन दक्षिणी भाग में जो ये घास के मैदान है वो ये जो वनस्पति प्रदेश है उसको मरुस्थलीय वनस्पति में बदल देते हैं, यानी दक्षिणी भाग है वो एक प्रकार से धीरे धीरे किस में बदल जाता है, इसका मरुस्थलीय वनस्पति प्रदेश में आ जाता है। इसके अलावा इस क्षेत्र की जो घासें हैं उनको साफ करके वर्तमान में बड़े बड़े यंत्रीकृत कृषि फार्मों में बदला जा रहा है। वर्तमान में इन्हें या इस मैदान को कृषि फार्मों में बदला जा रहा है। अब बड़े बड़े यंत्रीकृत यानी जहाँ पर बड़े बड़े मशीनों के माध्यम से कृषि की जाती है, जैसे गेहूं की कृषि है इसमें मुख्यतः, तो उसके लिए क्या है ये मैदान जो है इनको बड़े बड़े कृषि फार्मों में बदल दिया गया है। तो इसी ये मैदान है वो धीरे धीरे क्या है कम होते जा रही है, इनका विस्तार कम होते जा रहा है। तो ये जो घास होती है इसको खाने वाले घोड़े, हिरन, भेड़, बकरी, गाय, नील गाय जो पशु हैं वो इन क्षेत्रों में ज़्यादा पाए जाते हैं। तो ये हो गया एशिया के घास के मैदान। इसके अलावा मरुस्थलीय वनस्पति, अगला जो प्राकृतिक वनस्पति का प्रकार है वह है मरुस्थलीय वनस्पति, डेजर्ट वेजिटेशन। मरुस्थलीय वनस्पति। अब मरुस्थलीय वनस्पति में यानी पूर्ण मरुस्थलीय जो भाग हैं जहाँ पर 10 सेंटीमीटर से भी कम वर्षा होती है वहाँ पर घास भी नहीं उग पाती है। यानी इसमें दो प्रकार के पूर्ण मरुस्थलीय कौन से हैं, 10 सेंटीमीटर से कम वर्षा, दूसरा अर्ध मरुस्थलीय, यहाँ पर वर्षा कितनी होती है 50 सेंटीमीटर के आसपास, यानी 10 सेंटीमीटर से ऊपर और 50 सेंटीमीटर से कम जो वर्षा वाले क्षेत्र हैं वो अर्ध मरुस्थलीय क्षेत्र में आते हैं। अब एशिया में अगर हम मरुस्थलों की बात करें तो अरब का मरुस्थल, थार का मरुस्थल, अरब का मरुस्थल है, उसके अलावा थार का मरुस्थल है, ईरान का मरुस्थल, पाकिस्तान का जो मरुस्थल है वो थार के मरुस्थल का हिस्सा है। इसके अलावा इसमें जो गोबी और तुर्किस्तान के जो मरुस्थलीय क्षेत्र हैं वो भी इसी में फैले हुए हैं, गोबी और तुर्किस्तान के मरुस्थल। तो ये जो मरुस्थलीय क्षेत्र हैं जहाँ पर वर्षा कम होती है तो यहाँ पर विशिष्ट प्रकार की छोटी छोटी जो झाड़ियाँ पाई जाती हैं जो कि शुष्क पर्यावरण में अपने आप को समायोजित कर लेती हैं। मरुस्थलीय प्रदेश में यानी अरब का मरुस्थल, थार का मरुस्थल, ईरान का मरुस्थल है, इसके अलावा तुर्किस्तान का और गोबी का, ये मरुस्थलीय क्षेत्र एशिया महाद्वीप में फैले हुए हैं। अब यहाँ पर वर्षा कम होती है, वर्षा कम होने के कारण शुष्कता को सहन करने वाली झाड़ियाँ इन प्रदेशों में पाई जाती हैं। शुष्कता सहन करने वाली झाड़ियाँ, छोटी झाड़ियाँ इन प्रदेशों में विकसित हुई हैं जो कि शुष्क पर्यावरण में, शुष्क वातावरण में अपने आप को
एक प्रकार से क्या कर लेती हैं, अनुकूलित ये कर लेती हैं, वो इसमें पाई जाती हैं। अब इनमें कंटीली मरुदभिद वनस्पतियाँ पाई जाती हैं, यानी ये मरुस्थलीय वनस्पति कैसी है, मरुदभिद वनस्पति इस क्षेत्र में पाई जाती हैं, शुष्कता को सहन करने वाली। अब इसमें कंटीली झाड़ियाँ होती हैं जो कि इनकी जड़ें मोटी होती हैं, लंबी होती हैं, जो कि अत्यधिक गहराई से अपनी जो नमी है उसको सोख लेती हैं। इन जो जड़ें हैं वो कैसी होती हैं, गांठदार इनकी जड़ें होती हैं, यानी जड़ों में इनके ग्रंथियाँ पाई जाती हैं। अब इन पौधों की जो पत्तियाँ हैं वो छोटी एवं मोटी होती हैं, गुद्देदार होती हैं, इनकी जो छाल है वो भी मोटी पाई जाती है। अब जो जिससे क्या है, इसमें वाष्पीकरण कम होता है और उसमें जल है वो संचित आसानी से रह सकता है। इसमें मरुस्थलीय जो पौधे होते हैं कंटीले होते हैं, दुर्गंध वाले होते हैं, जो क्या है जिससे उनमें जो शाकाहारी जीव हैं उनसे भी उनकी कहीं ना कहीं क्या है रक्षा करते हैं। अब मरुस्थलीय भागों में वर्षा की जो मात्रा है वो तापमान और भिन्नता के अनुसार कई प्रकार के यहाँ पर जो पेड़ पौधे हैं वो पाए जाते हैं। बबूल, खेर, खेजड़ा, ये यहाँ की मुख्य वनस्पतियाँ होती हैं। बबूल, खेर, खेजड़ा, ये मुख्य वनस्पति हैं। इसके अलावा इसमें थूहड़ है, कैर है, या फिर जो बेर है वो भी इसमें पाए जाते हैं। बेर और थूहड़, ये जो वनस्पति हैं ये इनमें पाई जाती है। ये कांटेदार होती हैं, पत्तियां छोटी होती हैं, मोटी होती हैं, गुद्देदार पत्तियां इनमें पाई जाती हैं। तो मरुस्थल में विशेष रूप से जो शुष्कता को सहन करने वाले पेड़ पौधे हैं उसी प्रकार की वनस्पतियां इसमें पाई जाती हैं। इन प्रदेशों में घासें विकसित नहीं हो पाती हैं, केवल ये पर जो मरुस्थलीय शुष्कता को सहन करने वाली वनस्पति हैं उन्हीं का विकास इसमें पाया जाता है। तो ये वनस्पतियां अगर हम एशिया में बात करें, जो मरुस्थलीय वनस्पति है वह अरब के मरुस्थल में, जो अरब का मरुस्थल है उसमें, थार के मरुस्थल में, ईरान के मरुस्थल में, इसके अलावा तुर्किस्तान और मंगोलिया जो गोबी का मरुस्थलीय क्षेत्र है वहाँ पर इनका ज़्यादा विस्तार, इस प्रकार की जो वनस्पतियाँ पाई जाती हैं। तो ये गुच्छेदार घासें भी इनमें कई बार उगती हैं। इसके अलावा कंटीली झाड़ियाँ हैं, कंटीले वृक्ष है, कंटक वन है और मरुदभिद जो पौधे हैं वो इसमें पाए जाते हैं। तो ये था मरुस्थलीय वनस्पति। अब मरुस्थलीय वनस्पति के बाद एशिया की जो वनस्पतियों की बात करें तो जो अत्यधिक ठंडे प्रदेश हैं वहाँ पर जो जो वनस्पतियाँ पाई जाती हैं उनके बारे में हम देखते हैं। अत्यधिक ठंडे प्रदेशों की जो वनस्पतियाँ हैं जिसमें है टुंड्रा वनस्पति, टुंड्रा वेजिटेशन। टुंड्रा वनस्पति पाई जाती है एशिया के उत्तरी भाग में। जो भाग अत्यधिक ठंडा है वहाँ पर इसका, यानी एशिया का जो सर्वाधिक उत्तरी भाग है जिसमें टेगा वन विकसित हुए हैं। और टेगा वन जो है उनके अंदर उससे ऊपर अगर हम चले जाएं तो वहाँ पर कौन सी वनस्पति का विस्तार हुआ है, टुंड्रा वनस्पति, टेगा वन प्रदेश। और इससे ऊपर एकदम उत्तर वाली जो पट्टी है उसके अंदर कौन से वनस्पति पाई जाती है, टुंड्रा। एशिया का सर्वाधिक उत्तरी भाग। तो एशिया का जो सर्वाधिक उत्तरी भाग है उसमें जो वनस्पति पाई जाती है वह क्या कहलाती है, टुंड्रा। यहां पर 9 से 10 महीने क्या रहती है, शीत ऋतु। 9 से 10 महीने तक यहाँ पर शीत ऋतु रहती है। अब इतनी लंबी शीत ऋतु होगी तो यानी धरातल कैसा रहेगा, हिमाच्छादित। यानी 9 से 10 महीने तक यहाँ पर धरातल कैसा रहता है, 9 से 10 महीने तक यहाँ पर धरातल है वो हिमाच्छादित रहता है। इसलिए इस प्रदेश को हम कोल्ड डेजर्ट यानी शीत मरुस्थल के नाम से भी जानते हैं। क्या कहते हैं इसको, शीत मरुस्थल, यानी कोल्ड डेजर्ट के नाम से इसको जाना जाता है। शीत मरुस्थल इस प्रदेश को कहा जाता है क्योंकि ये 9 से 10 महीने तक बर्फ से ढका रहता है, हिमाच्छादित ये प्रदेश रहता है। अब यहाँ पर क्या है, जब ग्रीष्मकाल यानी छोटा ग्रीष्मकाल आता है, लगभग 2 महीने के आसपास का जो ग्रीष्मकाल होता है उसमें थोड़े से काल के लिए जब बर्फ़ है वो पिघल जाती है तो छोटी छोटी वनस्पतियाँ या फूलदार वनस्पतियाँ हैं वो छोटी छोटी इसमें उग जाती हैं। जो विविध प्रकार के उससे क्या है, रंग बिरंग के फूल हैं वो इस प्रदेश में खिल जाते हैं। यानी छोटी सी जो ग्रीष्म ऋतु आती है, बर्फ़ पिघलने पर
फूलदार पौधे उगते हैं, जो कि तीव्र गति से विकसित हो जाते हैं। वैसे छोटे जो पौधे हैं फूलदार, वो क्या है, इसमें उग जाते हैं। अब शीत ऋतु में जो मुख्यतः भाग हैं उनमें क्या है, एक जो सूक्ष्म वनस्पति यहाँ पर पाई जाती हैं। कौन सी वनस्पतियाँ पाई जाती हैं? सूक्ष्म, बहुत ही छोटी छोटी जो वनस्पति होती है वो पाई जाती है यहाँ पर, सूक्ष्म वनस्पति। सूक्ष्म वनस्पति है वो इस प्रदेश में देखने को मिलती हैं। अब इसमें जो वनस्पति है उनमें बात करें अगर हम, तो छोटी छोटी झाड़ियाँ भी इसमें, सूक्ष्म वनस्पति की अगर हम बात करते हैं तो लाइकेन, लीचेन जिनको कहा जाता है, यानी लाइकेन जो है वो इसमें पाए जाते हैं। ये जो कुल है लाइकेन वाला, ये यहाँ पर देखने को ज़्यादा मिलता है। यहाँ पर जो वनस्पति पाई जाती है वो कौन सी है? लाइकेन। इनको लीचेन भी कहा गया है। तो लाइकेन या लीचेन जो वनस्पति है वो इस प्रदेश में ज़्यादा देखने को मिलती है। तो ये शीत मरुस्थल है, एशिया का सर्वाधिक उत्तरी भाग जो है ये। इसके अलावा इस प्रदेश में कई बार क्या कुछ जो सीमांत, जहाँ पर तापमान थोड़ा सा ज़्यादा रहता है, यानी इससे जस्ट नीचे का जो भाग है उसमें तापमान थोड़ा सा ज़्यादा रहता है, तो इसलिए वहाँ पर कई प्रकार की जो छोटी झाड़ियाँ हैं वो भी उग जाती हैं, जिनमें बेरी है, क्राउबेरी है, हार्टल बेरी है, ब्लूबेरी है, क्रॉनबेरी और हार्टल बेरी, क्राउलबेरी और ब्लूबेरी। ये क्या है? ये झाड़ियाँ यहाँ पर इस प्रदेश में देखने को मिल जाती हैं। ये झाड़ियाँ यहाँ पर उग जाती हैं। कौन से में? दक्षिणी भाग जो इसका है उसमें देखने को मिलती है। अब 2-3 महीने के बाद क्या होता है, ये इनका अलग, ये जो झाड़ियाँ हैं ये कहाँ पर उगती हैं? ये जो उत्तरी एकदम प्रदेश है, इससे नीचे वाला प्रदेश जहाँ पर अपेक्षाकृत तापमान थोड़ा सा ज़्यादा होता है। जो ऊपर ठंडा प्रदेश है उसमें जो सूक्ष्म वनस्पति लाइकेन, लीचेन वगैरह उसमें देखने को मिलती हैं, या फिर बर्फ़ पिघलने पर छोटे छोटे फूलदार पौधे उग जाते हैं जो कि रंग बिरंगे फूलों वाले होते हैं। इसके अलावा दक्षिणी जो प्रदेश है इसका, उसमें ये क्राउनबेरी, हार्टलबेरी, क्राउलबेरी है या ब्लूबेरी है, ये पौधे इसमें उग जाते हैं। और ये क्या है, इनका जीवन क्या होता है? जीवन होता है इनका अल्प, यानी ये थोड़े ही समय के लिए उगते हैं। थोड़े समय के बाद जब जैसे ही 2 या 3 महीने के बाद जब शीत ऋतु प्रारंभ होती है तो धरातल पुनः क्या हो जाता है? हिमाच्छादित हो जाता है और ये वनस्पति क्या हो जाती हैं? समाप्त हो जाती हैं, यानी इनका अंत हो जाता है। तो धरातल पूर्णतः हिमाच्छादित होने के कारण ये जो झाड़ियाँ वगैरह और जो फूलदार पौधे उगते हैं वो नष्ट हो जाते हैं। तो एशिया का जो सर्वाधिक उत्तरी भाग है उसमें टुंड्रा वनस्पति पाई जाती है। टुंड्रा वनस्पति प्रदेश है वो टेगा वनस्पति या टेगा वन वाले जो कोणधारी वन वाले क्षेत्र हैं उनके उत्तर में स्थित है। और यहाँ पर क्या है, 9 से 10 महीने तक बर्फ़ जमी रहती है, यानी ठंडा प्रदेश है ये। तो यहाँ पर जो सूक्ष्म वनस्पतियाँ लाइकेन, लीचेन वगैरह हैं वही उगती हैं। इसके अलावा कुछ झाड़ियाँ वगैरह उगती हैं। तो ये थी एशिया महाद्वीप की वनस्पति। तो एशिया महाद्वीप की वनस्पतियों के बारे में हमने पढ़ लिया है। एशिया महाद्वीप में कौन से प्रकार के वन पाए जाते हैं, एशिया महाद्वीप में घासें कौन कौन सी पाई जाती हैं, एशिया महाद्वीप में किस प्रकार के मरुस्थलीय वनस्पति पाई जाती है, किस प्रकार की एशिया महाद्वीप में टुंड्रा वनस्पति पाई जाती है, उनके बारे में हमने पढ़ा। अब अगले अध्याय में हम एशिया महाद्वीप की मिट्टियों के बारे में पढ़ेंगे। धन्यवाद।